इसको भी दे देते हैं, तो उससे वो बच्चे के साथ तबला बजा सकते हैं। वही हैंड टू हैंड लाइफ, क्योंकि बच्चे तबला बजाना बहुत ज़रूरी है। बच्चा जब से पिटना भूल गया है तब से बच्चा सर पे बैठ गया है। अपने आप से अपनी दिक्कतें कैसे पता लगानी है, चीज़ों के सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं, तो वो फर्दर क्लासेस में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। भीड़ बैठा ली, 50-100 बच्चा बैठा लिया है, बच्चा बैठा हुआ है, पीछे से आगे कौन सा बच्चा चला गया हमें पता ही नहीं। ऐसा होता है, बहुत सारी कोचिंग में ऐसा होता है। 80 बच्चा बैठा हुआ है, टीचर ऊपर पोडियम पे आके पढ़ा के 40 मिनट चला गया, बच्चे को टीचर का नाम नहीं पता, टीचर को बच्चे का नाम नहीं पता। एग्ज़ाम फेलियर जो होता है या स्ट्रेस जो होता है एग्ज़ाम का, उसको कैसे डील करना चाहिए? तो जिसने एसएससी क्वालिफाई किया वो 100% वाला बच्चा था, जो IAS बना, SDM बना, वो 100% वाला बच्चा था। नहीं, सबका मेंटल लेवल बराबर है। जो चेंज करते हैं वे ऑफ प्रेजेंटेशन में। लाइक मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा प्रेजेंटेबल हूँ यहाँ पे, मैं जिम जाता हूँ तो मैं शॉर्ट पहन के जाता हूँ, मैं कहीं ट्रैवलिंग में जाता हूँ तो मैं कुछ और पहन के जाता हूँ। बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है जो अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि हमें हायर एजुकेशन करवाइए, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करिए। फ्रेंड बॉयफ्रेंड सब डिस्ट्रैक्शन में आते हैं और ये बच्चे 9 to 12 वाले इस तरफ बहुत जाते हैं। ये बड़ी चमकती हुई दुनिया है, बॉलीवुड की दुनिया बड़ी अच्छी लगती है। अरे 2 लड़की पटा ली, 4 लड़की पटा ली, 4 लड़कों से बात चली, 2 लड़कों से बात चल रही। बहुत ही अच्छा स्टूडियो, मुझे तो आज बहुत ही खुशी हो रही है, मतलब मैं मुस्कुरा रहा हूँ अंदर ही अंदर। जैसे 3-8 मूवी में वो आमिर खान जी जो है वो मुस्कुरा रहे थे क्लास में, तो उनके सर ने पूछा आप क्यों खुश हो रहे हैं, बोले मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस खास एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ में 2 हमारे खास मेहमान हैं। सबसे पहले हमारे जो मेहमान हैं वो हैं स्टार ट्यूटोरियल्स के डायरेक्टर इंजीनियर निवेश सक्सेना जी। सर आपका बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार अभय जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर। और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो हैं तनुश्री सक्सेना जी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं स्टार ट्यूटोरियल्स की। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बढ़िया सर। तो सर सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने इंट्रोडक्शन से कि आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, हमारी ऑडियंस हमको देख रही है, अपने बारे में आप थोड़ा बताएं कि आप क्या करते हैं, कैसा बैकग्राउंड है और इस फील्ड में कैसे हैं। मैं नाम लिखता हूँ निवेश सक्सेना। एजुकेशन के बाद मेरा नाम हो गया इंजीनियर निवेश सक्सेना। मैं ग्रेजुएट हूँ इंजीनियरिंग डिग्री में, मेरी इंजीनियरिंग रही थी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ईयर 2013 पास आउट हूँ मैं फ्रॉम इन्वर्टिस। जब इन्वर्टिस जो था आपके UPTO से एफिलिएटेड था। अब उसके बाद मैंने कई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया। आफ्टर दैट मेरे पास एक बच्चों का कॉल आया कि सर हमारी बैक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बैक है, मैकेनिकल में बैक है, तो क्या सर आप हमें पढ़ा सकते हैं? तो हमारे साथ में हमारे सर थे जिन्होंने हमारे साथ में ही बीटेक किया था। सर क्या उस टाइम मेरा भाई था, फैन था मेरा, फास्ट फैन। तो हमने कहा ठीक है बेटा स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है ईयर 2013 की। तो 4-5 बच्चे समोसे खा रहे थे, अपना पेटिस वगैरह खा रहे थे, लौट के कॉलेज से आ रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है कल से आ जाओ। अब हमने दोनों को नहीं पता था कि कहाँ बुलाना है। हमने अपना नंबर उनको दे दिया, उनका नंबर हमने ले लिया। हमने कहा इवनिंग बताते हैं आप। तो मेरी और सर की बात चली थी। तो मेरे एक भाई हैं, उनका स्कूल था प्राइमरी स्कूल। मैंने उनसे कहा कि भैया आपके पास 1-2 रूम खाली हैं? बोले हाँ खाली हैं। हमने इवनिंग में चाहिए 2 घंटे के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाइए, हम पढ़ाते हैं बच्चों को। अब जब पढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ नेम रखना पड़ेगा। तो हमने उसका नेम सोचा स्टार, STAR। ये स्टार 5 स्टार वाला नहीं है, ये स्टार 4 लोगों का ग्रुप है। सिशांत सर, ताहिर सर, अभय सर और राज सर। सिशांत सर उस स्कूल के ओनर थे, ताहिर सर हमारे साथ में फिजिक्स के टीचर थे, अभय सर हमारे साथ में केमिस्ट्री के टीचर थे और राज मुझे लोग बुलाते थे राज सर। तो इस तरह से हमने स्टार्ट किया। अब 10 साल 12 साल का हमारा वो हो गया है। तो अब ये चारों लोग चेंज हो गए हैं। S फॉर सुधांशु सर हैं जो हमारी केमिस्ट्री के मेंटर है। T फॉर तनुश्री सक्सेना जी हैं, ये मेरी वाइफ हैं और ये एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है स्टार भी। A से अभय सर हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, जो हमारे बायोलॉजी की फैकल्टी हैं। फ्रॉम डे 1 से आज तक हैं, चाहे 2 बच्चे थे, चाहे 4 बच्चे या 40 बच्चे, वो हमारे साथ जुड़े रहे। चाहे कोविड काल था, कोविड काल में बच्चों को बहुत दिक्कत आ गई थी, बच्चों ने पढ़ना छोड़ ही दिया था लगभग। उसी वजह से अपना मैंने प्लेस भी चेंज किया। पहले मैं करण चाइना चौराहे पे कोचिंग थी हमारी, अब मैंने अपने रेसिडेंस पे कोचिंग कर ली है जो कि शास्त्री नगर में है। ड्यू टू कोविड वहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा था, मैं पे नहीं कर पा रहा था, तो फिर हमने रेसिडेंस पे अपना कर लिया था। तो अब ये 4 लोग हैं जिसमें चौथा मैं फिक्स ही हूँ, कॉन्स्टेंट हूँ। तो बच्चों आए, बच्चे वो थे फ्यूचर के, और SIMS का एक बच्चा था वो एक्सपायर ही हो गया। उसकी सिस्टर मेरे साथ में भी रही। फिर साक्षी मैम थी, वो TCS में थी। बच्चे का नाम वैभव था, SIMS से था वो बच्चा। वो विथिन 2-3 साल एक्सपायर हो गया, वो बाद में चला। मुझे उसके बारे में फादर नॉलेज 2 ही वो बच्चे थे, बड़ी बहन साक्षी, छोटा बहन वैभव था। वो SIMS का था। एक बच्ची तान्या थी, BBA की थी, और 2-3 बच्चे ये थे
एक बच्चा और था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, फ्यूचर के थे। तो इनकी बैग वगैरह थी, वो 3-4 महीने में क्लियर करवाई। अब 3-4 महीने निकल गए, पता ही नहीं चला कैसे निकल गए। हमने और सर जो थे हमारे साथ, उन्होंने क्लियर करवाई। अब वो बच्चे बोले सर अब हम लोग जा रहे हैं, अब आप क्या करेंगे? मैंने कहा देखते हैं, अभी तक इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ाते, फिर से वहीं जाएंगे। तो बोले कि सर ऐसा करिए, आप पढ़ाते रही हैं, आप इस कोचिंग को कन्वर्ट कर दीजिए एकेडमिक्स कोचिंग में। तो मैंने कहा एकेडमिक? बोले 9 to 12 आप शुरू करिए। तो हमने एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया, स्टार्ट ट्यूटोरियल्स, और 9 to 12 लिख दिया, और धीरे धीरे बच्चे आने लगे। उस टाइम मैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, एसएससी सब पढ़ा देता था, क्योंकि हाँ एनर्जेटिक था। 2013 की बात थी ये, मैं 92 बर्थ था। तो जो आया उसे पढ़ा दिया, और जो आया पढ़ा दिया। और क्यों, हम 2-3 लोग थे, करते रहे। इस तरीके से हमारी ये शुरुआत हुई, छोटा सा कोचिंग। आज भी छोटा सा ही है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अप टू ग्रेजुएशन तक के बच्चे हमारे पास, पॉलिटेक्निक, बीटेक के बच्चे भी हैं, 9 to 12 के हैं। हम लोग जेई को फोकस करते हैं, नीट को फोकस करते हैं। ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन था कल्पना। बिल्कुल, मेरा नाम तनुश्री सक्सेना है, मैं चेयरपर्सन हूँ स्टार ट्यूटोरियल्स, और जूनियर विंग इंचार्ज हूँ, एचओडी हूँ स्टार ट्यूटोरियल्स में, जिसमें हम छोटे छोटे बच्चों को क्लासेस देते हैं। और सीनियर विंग अपना अलग है, वो हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको सारी चीज़ें बताएंगे। मेरी एजुकेशन एमएससी मैथमेटिक्स और बीएड है। पास्ट 10 ईयर्स से मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई हूँ। बिफोर मैरिज भी मैंने काफ़ी क्लासेस ली है, और मैं बेसिकली रामपुर से हूँ, और आफ्टर मैरिज मैं यहाँ बरेली में स्टार ट्यूटोरियल के साथ में 7 ईयर्स से अटैच्ड हूँ। और डिपार्टमेंट में जूनियर विंग का बेसिकली देखती हूँ, और सीनियर क्लासेस में भी इंग्लिश और एसएससी प्रेफरेंस देती हूँ। अच्छा सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोचिंग इंडस्ट्री जो है आज के टाइम पे, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपकी जो स्टार ट्यूटोरियल्स कोचिंग है वो कैसे अलग है, क्या अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है? देखिए, डे 1 पे तो हम पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। जब हमने 2013 में स्टार्ट किया था, तो हमने इवन कुछ भी नहीं खरीदा था, क्योंकि हमने स्कूल एक रेंट आउट किया था। स्कूल का एक बेसिक सा रेंट था, हमने उसको स्टार्ट किया। तो उनका जो बेंचेस थी, हम उन्हीं को एडजस्ट करके अपने बड़े बच्चों को डबल बेंच बिठाते थे। मतलब एक छोटी बेंच लगाई, फिर उसके बड़ी बेंच लगाई, और बच्चा बैठता था, उस पर लिखता था। बोर्ड हम स्कूल की यूज़ करते थे, मार्कर्स हमने अपने है ही। इस तरीके से हमने स्टार्ट किया, हमने मार्केटिंग करी, बच्चे आए। उसके बाद अब आते आते हमारे यहाँ कोचिंग्स में लगभग 5 या 6 एसी हैं, जिसमें विंडो एसी है, स्प्लिट एसी है। एक हमने लास्ट ईयर डिजिटल बोर्ड परचेज़ किया, जो कि ईएमआई पे, उसकी ईएमआई अभी तक जा रही है। तो डिजिटल बोर्ड क्यों खरीदा? क्योंकि कोविड काल के बाद बच्चे सारे यूट्यूब पे पहुँच गए। कोविड में बच्चे घर से बाहर निकल सकते थे, मजबूरी थी। तो उसमें जब बच्चे सब उस पर पहुँच गए, तो हमें उस पर आना ही चाहिए था प्लेयर। लेकिन हम उस टाइम तो नहीं खरीदता, हमारी उस टाइम नहीं जेब अलाउ कर रही थी, पॉकेट अलाउ नहीं कर रही थी। तो अब हमने इसको परचेज़ कर लिया है, और हम यूट्यूब पे भी अपने क्लासेस को रन करते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो 9 to 12 वाले जो बच्चे हैं, वो ऑनलाइन ना जाए तो बेहतर है। ऑनलाइन जो जाना चाहिए बच्चों को, वो ग्रेजुएशन के टाइम पे, आफ्टर ग्रेजुएशन जाए। क्योंकि ऑनलाइन में क्या, लाइक मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सब पढ़ रहे हैं, तो मैं अपने लेवल से पढ़ा रहा हूँ। मुझे नहीं पता आपका लेवल क्या है, आपका लेवल क्या है, आपका लेवल क्या है। हर बच्चे का अपना अलग लेवल है। एग्जामिन नहीं कर पाना है। हम उनसे 1 to 1 टॉक कर नहीं रहे हैं। हम उन्हें क्योंकि हम लोग जब पढ़ाते हैं, हम फेस रीड करते हैं। अभय जी का मैं फेस रीड कर पा रहा हूँ, अभय जी मेरी बात को समझ रहे हैं, मेरे साथ लगातार कॉन्टिन्यूस चिट चैट में हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा, तो चेहरे 12 बज जाएंगे, आपके चेहरे के रंग उड़ जाएंगे। मैं ऑनलाइन पढ़ाए जा रहा हूँ। मैंने एक चैप्टर ख़त्म किया, वेक्टर ख़त्म किया, फिर मैं दूसरे पे आ गया, मैट्रिक्स ख़त्म किया, डिटर्मिनेंट पे आ गया, इंटीग्रेशन पे आ गया। तो क्या टॉपिक्स मेरे बढ़ते जा रहे हैं। जो बच्चा अच्छे लेवल का है, वो तो उसको पकड़ पा रहा है। जिस बच्चे को ग्राउंड लेवल नहीं पता, वो कैसे पकड़ पाएगा? लाइक मैं होम ट्यूशन्स भी लेता हूँ। तो मैं होम ट्यूशन में एक बच्चा मेरा बड़ा अच्छा है, पारस, जो कि मुझसे 7 साल छोटा है। अब उसने क्या कर लिया है, 12th कर लिया, उसने बी फार्मा कर लिया, उसने एम फार्मा कर लिया। अब वो मुझसे कह रहा है कि सर मुझे LIC का ADU एग्ज़ाम निकालना है, और मुझे मैथ्स पढ़ा दीजिए। मैंने कहा कॉम्पिटिशन ले रही कि जो मैथ्स है उसमें शॉर्ट ट्रिक्स लगते हैं, बेटा वो मैं नहीं बता पाऊँगा आपको। मैं आपको एकेडमिक्स तैयार करूँ। किसी भी कॉम्पिटिशन को अगर आपको निकालना है, तो आप 10 तक की मैथ्स को अच्छे से कर लीजिए। NCERT को अगर आप अच्छे से घोल के पी जाते हैं, NCERT को कहाँ से कहाँ तक, 6 से लेके 10 तक, कोई भी कॉम्पिटिशन आपको नॉर्मल निकल जाएगा। IAS, PCS, SSC, 10+2 CGL सब निकल जाएंगी। LIC का ADO सब निकल जाएंगे। और मैंने उसे पिछले 1.5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो उसे 9th-10th की मैथ्स पढ़ा दी है, और जो है उसने उस चीज़ को कैप्चर करा। तो कहने का मतलब ये कि डिजिटल में जैसे अगर हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो हम बच्चे से नहीं मिल पाते हैं कि बच्चे का लेवल क्या। अब वो क्यों मुझसे पढ़ रहा है, मुझे क्यों पर्सनल उसे फी देनी पड़ रही, पर्सनल ट्रेनिंग क्यों देनी पड़ रही? क्योंकि वो ना 10 बच्चे बीच में बैठेगा, तो वो 2 3 अगर 6 लिख रहा है,
तो वो बच्चे जल्दी से लिख लेंगे, ये थोड़ा देर में समझेगा, क्योंकि ये बायो का स्टूडेंट है, इसे मैथ्स से डर लगता था, मैथ्स से भागता था। अब इसे मजबूरी में मैथ्स पढ़नी पड़ी है क्योंकि उसको कंपटीशन निकलेगा नहीं, तो ये 100 बच्चों में बैठ के नहीं पढ़ सकता, ना ये अपने क्वेश्चन पुटअप कर पाएगा। ऑनलाइन देखेगा तो फिर उसका लेवल हाई, तो उसने मुझसे 1 to 1 बात करके मेरे साथ बैठा, 1 घंटे की कोचिंग लेता, अब आगे उसका निकल जाएगा। तो ये चीज़ है, इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग बच्चे पे वर्क कर रहे हैं। और हमारी टेबल बैचेस हैं। टेबल बैच का मतलब क्या है, लाइक मैं बीच में बैठा हूँ, 2 बच्चे इधर, 2 बच्चे इधर, 2 बच्चे इधर, 6 बच्चों का बैच है। मैं बच्चों से 1 to 1 बात करता हूँ। ये हमारा जूनियर विंग का जो है ये ऐसे रहता। सीनियर विंग जो 9th-10th है उसमें हम लोगों ने सिर्फ 15 स्टूडेंट्स रखे हुए, 15 बच्चे एक बैच में रखेंगे। हम बच्चों का नाम जानते हैं, कौन सा बच्चा आगे बैठा है, कौन सा बच्चा पीछे बैठा है, हमें सब क्या नहीं पता है। ऐसा तो नहीं कोई बच्चा एक ही चल रहा है, पीछे सो के चला गया। हमारे लिमिटेड स्ट्रेंथ रहती है। ऐसा नहीं हमने 25, 30, 50 बच्चे भर लिए। हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम ये पढ़ा रहे हैं कि बच्चा जब हमसे 10 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले, तो हमसे एटलीस्ट हमें पहचाने, नमस्ते करे या हमसे मिले, बात करे। हाँ, रेस्पेक्टफुल बात। ऐसा ना लगे उसे कि यार इन्होंने बस पैसे ले दिए और हमारी घास काट दी, ऐसा ना लगे। तो इसलिए हमने बैच स्ट्रेंथ जो है लिमिटेड कर दी है। 11th-12 में हमने बैच स्ट्रेंथ और कम कर दी है। 12:1 का रेशियो है, 12 बच्चों पे एक टीचर प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही हमारा 13 बच्चा ऐड होता है 6 + 7, 14 बच्चा ऐड होता है 7 + 7, 15 बच्चा ऐड होता है 7 + 8, 16 बच्चा ऐड होता है 8 + 8। बैच 1, बैच 2, बैच 3 इस तरह से नाम देते जाते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे पहली चीज़ ये है कि बच्चे पे 1 to 1 बात होती है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ लिमिटेड स्ट्राइक रहती है। ऐसा नहीं हमने भीड़ बैठा ली, 50-100 बच्चा बैठा लिया है, बच्चा बैठा हुआ है, पीछे से आगे कौन सा बच्चा चला गया हमें पता ही नहीं। ऐसा होता है, बहुत सारी कोचिंग में ऐसा होता है। 80 बच्चा बैठा हुआ है, टीचर ऊपर पोडियम पे आके पढ़ा के 40 मिनट चला गया, बच्चे को टीचर का नाम नहीं पता, टीचर को बच्चे का नाम ही नहीं पता। तो मेरे को हर बच्चे का मेरा नाम पता होता है, मैं हर बच्चे से 1 to 1 बात करता हूँ। आप कभी भी सोचे जाते हैं मुझसे पूछ लेंगे उससे क्या सीन चल रहा है, मैं बच्चे के बारे में बताता हूँ। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ बच्चे में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखा जाता है। हमने अपने यहाँ एंड्रॉयड फ़ोन बैन कर रखे हैं, हमने अपने कीपैड फ़ोन अलाउड कर रखे हैं। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन लेके आते हैं तो आपको 500 रुपीज़ का फाइन देना पड़ेगा। नहीं तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन जो है वो डिस्ट्रैक्शन जो मोबाइल कॉल से। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल अलाउड बंद कर दी। अब पेरेंट्स का कहना है हम अपने बच्चों को ट्रैक करें, मैंने कहा सबसे अच्छा तरीका, हमारे यहाँ वाईफाई लगा हुआ था, उसमें एक पोर्ट लगा के PNT लगा दिया। अब PNT पे झूठ नहीं बोल सकते, अब मैं मार्केट में हूँ, PNT का झूठ नहीं बोल सकते। आप क्या कहेंगे कि बच्चा हमारा कोचिंग पहुँच गया, PNT से फ़ोन पहुँचेगा। बच्चा कोचिंग से निकल रहा है, PNT से बच्चे में फ़ोन कर दी। आप बच्चे को रास्ते में ट्रैक करना, आप कीपैड वाला नोकिया का 1100, 1200 जो भी आता है 400-500 रुपये का मिल जाएगा OLX, तो वो आप लेके दे दीजिए, बच्चा को कॉल कर ले। सबसे देखिए, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, कुछ भी अलाउ करना, तो आपको कंसंट्रेट रहना पड़ेगा। कंसंट्रेशन आपका तभी हो सकता है जब आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरह का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब डिस्ट्रैक्शन में आते हैं। और ये बच्चे 9 to 12 वाले इस तरफ बहुत जाते हैं। ये बड़ी चमकती हुई दुनिया है, बॉलीवुड की दुनिया बड़ी अच्छी लगती है। अरे 2 लड़की पटा ली, 4 लड़की पटा ली, 4 लड़कों से बात चली, 2 लड़कों से बात चल रही, वो सब खराब। जब अगर आपके पास कोई नौकरी नहीं है, अगर आप सक्सेसफुल नहीं है, तो सारी लड़कियां आपको छोड़ के चली जाएंगी। मैम गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो लड़कियां आपके पास, वो 3 इडियट का ही डायलॉग भी है, सक्सेस के पीछे क्या है सर? सक्सेस के पीछे मतलब चलो तो हाँ। नहीं, सॉरी ये नहीं है, कामयाबी के पीछे चलो, टैलेंट के पीछे भागो, जिससे सक्सेस अपने आप पे आपके पास। आप अपने पे लगे रहिए, आप अपने काम पे लगे रहिए। जब आप SDM DM बन जाएंगे, जब आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, एक अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे, तो शादी के रिश्ते खुद आपके पास आएंगे। आप उसमें से खुद चूज़ करेंगे, मुझे ये नहीं, मुझे ये। फिर लड़कियां भी आपको चूज़ करेंगी। अब तो लड़कियां कम हो गई हैं, अब लड़कियां हमें चूज़ करेंगे, मुझे इस लड़के शादी करनी है, इससे नहीं शादी करनी है। तो अभी आप कितने भी टहला लीजिए 9 to 12 तक, सब टहला के चली जाएंगे। ठीक है, तो अपने काम पे कंसंट्रेट करना है 9 to 12 में। देखिए, इसका बड़ा अच्छा मैंने बनाया, डू फॉर 4 years 9 to 12 और फॉर 40 years। क्या अच्छा लगेगा? वही, या तो 4 साल मेहनत कर लीजिए आप 9 to 12, या आप 40 साल अपने आप को रगड़ते रहिए। प्राइवेट जॉब में क्या होगा, मालिक कहेगा 6 बजे आओ, शाम को 6 बजे अंगूठा ला के जाओ। यही रहेगा। उसमें भी 40 के बाद सर गारंटी नहीं है कि आपकी आने वाली लाइफ, आपका बुढ़ापा बहुत सिक्योर हो जाएगा। तो उसमें भी कुछ नहीं है। 4 साल मेहनत कर लो और 40 साल आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी गुजरेंगी। मेरे जिया जी हैं, मेरे सगे जिया जी, वो दिल्ली सेमिटेड में हैं, तो उनकी इस टाइम मेरे ख्याल से जो बेसिक सैलरी जो भी 1.5 लाख प्लस है। उन्होंने SSC 2009 क्वालिफाई किया और उन्होंने वहाँ पोस्टिंग ले ली। अब वो 21 फ्लोर पे बैठते हैं, सचिवालय में हैं, और मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैंने कई SSC के एग्जाम दिए, मुझसे नहीं निकले, और मैं जब एग्जाम देके आता था, पेपर देखा था तो कहता तुम्हारा नहीं होगा, वो मुझसे 4 क्वेश्चन मुझसे निकल होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि हर एक का लेवल अलग है। और उन्होंने सिंपली कुछ नहीं करा, उन्होंने सिर्फ 10th करा, 11th 12th करा, BSc बरेली कॉलेज से करा, MSc मैथ्स बरेली कॉलेज से करा, उन्होंने एग्जाम दिए, क्वालिफाई हुआ, दोनों की पोस्टिंग। ठीक, मेरा भाई एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अंकुश सक्सेना, डॉक्टर अंकुश सक्सेना। ही इज़ अ साइंटिस्ट,
मेरा सगा तहेरा भाई है, ताऊ जी का बेटा, गांव में रहते हैं। रामपुर से बाद हमारा गांव पड़ता है लोहा। हमारा स्कूल चलता है वहाँ पे, चाचा जी चलाते थे, 8 तक का स्कूल था। स्कूल का नाम बाबा के नाम पे था। उससे इन्होंने 8th पास किया, फिर 9th 10th उन्होंने मिलक से पास किया, 11th 12th उन्होंने मिलक से पास किया। उसके बाद उन्होंने BSc यहाँ बरेली कॉलेज से करी, अपनी दीदी के घर रह के उन्होंने BSc करी। फिर उन्होंने MSc करी मुरादाबाद से, IFTN कोई कॉलेज है उससे करी। फिर उन्होंने एग्ज़ाम दिया नेट GRF, वो उनका क्वालिफाई हो गया। फिर वो पहुंच गए दिल्ली में, कौन सा है, NPL, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी। वहाँ पे उनको गवर्नमेंट ने स्टाइपेंड दिया 50-60 हज़ार रुपये महीने का। 5 साल का उन्होंने डॉक्टरेट डिग्री करी। वो हमारे यहाँ के पहले हमारे खानदान के डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट वाले। हम अपने खानदान के पहले इंजीनियर हैं, बीटेक वाले। तो उसके बाद उन्होंने फिर बोले कि निवेश भाई अभी भी कंपटीशन बहुत है। मैंने कहा यार तुमने इतना सब कुछ कर लिया, अभी कॉम्पिटिशन है? बोले मैंने तो कुछ भी नहीं करा। बोले अब मुझे अब्रॉड जाना पड़ेगा अपने आगे करने के लिए। तो उन्होंने एक डिग्री करी PhD यार, पोस्ट डॉब। मुझे पता ही नहीं था इस पोस्ट डॉब भी कुछ होता। मैंने कहा पोस्ट डॉब में क्या होता है? बोले PhD वाले को जो पढ़ाते हैं। मैंने PhD वाले को ड्राइंग लग पड़ती है? तो बोले पोस्ट जॉब के लिए मुझे जाना पड़ेगा बाहर। तो वो इस टाइम चाइना में है और वो अपना पोस्ट जॉब की डिग्री कर रहे हैं अपने वाइफ और बच्ची के साथ। एक उनका बेटा है, एक उनकी वाइफ है, उनके साथ वो वहाँ चाइना में रह रहे हैं। अभी 4-5 साल वो वहाँ रहेंगे, आगे आने का ना आने का भी कुछ कंफर्म नहीं। तो कितना सस्ता एजुकेशन है, 10-12 फ्री में हो गया सरकारी फीस से। 12th के बाद BSc बड़ी कॉलेज से, आपको पता है कोई फीस नहीं है। MSc नॉर्मल फीस, फिर उनमें सब कुछ सरकारी धमाल बन गया एक तरीके से। अब उनकी ये चीज़ सर उनके लिए भी, उन बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है जो अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि हमें हायर एजुकेशन करवाइए, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करिए, या हमें पढ़ने के लिए ये सारे गैजेट्स चाहिए। तो ऐसी कोई नीड नहीं है। इफ़ यू आर रियली गुड एट स्टडीज़, अगर आप बहुत मेहनत से पढ़ना चाहते हैं और सच में आपने ठान रखा है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो आप बेसिक चीज़ों का इस्तेमाल करके भी अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ें, आपको कई सारी ट्यूशन्स चाहिए, आपको मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉइड फ़ोन ये सब चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पेरेंट भी वरीड रहते हैं कि भाई बच्चे को हम फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उसे नीड है। बट अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग को पढ़ना चाहना है कि हमें कुछ सक्सेसफुल करना है अपनी लाइफ में, तो वो बेसिक चीज़ों से भी कर सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं। तो पेरेंट्स से भी थोड़ी हम लोग की रिक्वेस्ट रहती है कि वो सारी डिमांड्स भी बच्चों की फुलफिल ऐसी ना करें जो उसके फ्यूचर को हार्मफुल रहे। काफ़ी सुनाते रहते हैं। बोले हम तो देखो गांव में रहते थे, उनका भी MBBS DMS में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन बाबा के पास नहीं इतना पैसा था क्योंकि वो सरकारी मास्टर थे उस टाइम, और आज के सरकारी मास्टर उस टाइम सरकारी मास्टर में बहुत पहुँच चुका है। ठीक है, तो उन्होंने कहा हम नहीं करवा पाएंगे तुम्हें। अब उनका क्वालिफाई हो गया, उनका BHMS वाला भी क्वालिफाई हो गया, होम्योपैथिक वाला, लेकिन बाबा बोले हम नहीं करवा पाएंगे। तो फिर हमारे गाँव में माननीय जो है वो प्रधान जी जो होते हैं BK शर्मा मास्टर साहब, वो पापा के इंग्लिश के टीचर थे। पापा उनके यहाँ भाई गुरुजी जो होते हैं उनके पैदे के लोग सारे काम करवाते थे, घास काटना ही जाए। तो पापा ने वो सब करके उनके साथ में अच्छे संबंध बनाए रहे। वो इंग्लिश के टीचर हैं, आज वो 80+ के हैं, बहुत अच्छे चलते फिरते हैं, शर्मा जी हैं वो। तो पापा और बाबा उनके साथ BHU गए। पापा ने BHU से एक ट्रेनिंग दी थी जिसमें हमें सुना होगा कोड हो जाता है, कोड को अंग्रेजी में बोलते हैं लेप्रोसी। तो लेप्रोसी की उन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग ली 2 साल 3 साल मेरे ख्याल से। BSc वो नहीं कर पाए तो उनका वहाँ से लेटर आ गया था। 12th के में BSc से स्टार्ट करी। BSc पहले सर 2 साल की हुआ करती थी, अब 3 साल की है। लेटर आ गया तो वो BHU वो अपने मतलब मेरे बाबा अपने पापा के साथ गए, और वो जो प्रधान जी हैं उनसे कुछ पैसा उधार लिया, ट्रेन के पैसे या जो भी उन्होंने पैसे उधार लिए वो वहाँ गए। फिर वहाँ पे 2 दिन ट्रेनिंग करके आए, फिर उनकी पोस्टिंग हुई। तो पीलीभीत में मेरा जन्म हुआ, उससे पहले उनकी पोस्टिंग कई जगह रही। तो वो बता रहे हैं कि तुम्हें हम गाँव से शहर में ले आए। अब देखो इस रिक्शे वाले का बच्चा भी IAS PCS बन जा रहा है, तो बच्चे को जितनी आप सुविधाएं देते जाएंगे वो बच्चा उतना खराब होता जाएगा। आप उसको लिमिटेड सुविधाएं दीजिए। आप उसको कहीं ना बताइए कि आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप उसे बताइए हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं और आपको इसी में करना है। लिमिटेड सोर्सेज उन्होंने कहता था मेरे पापा के पास बहुत पैसा था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया मैंने जो पहली बाइक ली उसमें आधा पैसा मेरा था, 25-30 हज़ार रुपये। 25-30 हज़ार मैंने अपने भाई के फ्रेंड ने अंजन गुलवेज उन भैया से लिया उधार, लेकिन मेरे पापा के पास पैसा था, मैं मुझे नहीं दिया। उस रात जिस रात बाइक आई थी मैं वही सोया था पोर्च में। मेरी पहली कमाई से बाइक आई थी। मैं उस टाइम कोचिंग पढ़ाता था बच्चों को। 12th के बाद बीटेक जब कर रहा था, बीटेक करके इन्वर्टर से 5 बजे आता था, 6-8 बजे घर में घुसता था। 6 से 8-9 बजे तक जो कोचिंग पढ़ाता था, कोई 2000 देता था, कोई 3000, कोई 4000। पेट्रोल का पैसा लिखता था, आज 20 रुपये हुआ, आज 40 रुपये हुआ। तो मैंने बाइक ली थी। उसके बाद जो है जब हम कोचिंग खोली उसके 1 साल बाद फिर मैंने कहा अब गाड़ी ली चाहिए, तो मारुति 800 हमने कार ली। वो हमारी 90,000 की या 60,000 की आई थी। उसमें आधा पैसा हमारे ताऊ जी के बेटे अंकुर सक्सेना जी हैं, जो कि गवर्नमेंट टीचर हैं, उन्होंने डाला, और आधा पैसा मैंने डाला। पापा ने अभी पैसा नहीं दिया, पापा के पास पैसा था उन्हें बताया नहीं, हमें भी नहीं पता था क्या पैसा। फिर
गाड़ी 15 दिन उनके पास रहती थी, 15 दिन हमारे पास रहती थी, 1 महीना उनके पास रहती थी, 1 महीना हमारे पास। जब डेंट पेंट होता आधे पैसे वो देते थे, आधे पैसे हम देते थे। अब पापा भी जब बैठ के आते थे हम भी उनसे पैसे लेते थे, आप गए हो रामपुर तो लाओ 1000 रुपये। क्यों? क्योंकि हम भी तो दे रहे हैं उसकी EMI, ठीक है। तो ये था। तो बच्चों को अगर लिमिटेड रिसोर्सेज रखेंगे तो बच्चा कुछ करके दिखाएगा। मम्मी हमें 500 रुपये पर डे पे देती थी, जिससे हम कपड़े वपड़े ले लेते थे। तो 12th के बाद में वो भी देने बंद कर दी। उन्हें पता लगा कि अब तो ये अपने कुछ कमाई करने लगे हैं, तो उन्होंने वो भी देने बंद कर दी। सर आजकल एक कल्चर चल रहा है कोचिंग कल्चर, जिसको बोलते हैं कि बच्चे को अगर ज़रूरत नहीं भी है फिर भी पेरेंट्स क्या करते हैं, कोचिंग लगवा दो इसकी। तो इस कल्चर के बारे में मैम आप क्या रहेंगी? जो कल्चर कर रहा है केवल घास काटने वाला है, बच्चों पे कोई ध्यान नहीं देना, बस जो आया जो रिवीजन करा दिया, होमवर्क दे दिया, वही कोचिंग। आप इस कल्चर के बारे में क्या रहेंगे? ये ना कल्चर बहुत ही खराब तो हो गया है सर, लेकिन क्योंकि हम लोग का तो बिजनेस ही है तो हम उसके बारे में गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं ये सजेशन पेरेंट्स को दूंगी कि जिन बच्चों को नीड नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कोचिंग के बिना भी बहुत बेहतरीन कर सकता है, तो बिल्कुल उसको प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है। हर बच्चे का माइंड कैपेबल होता है एंड बुक्स आर सफिशिएंट इनफ। अगर आपको नीड लगती है कि कहीं मुझे किसी खास टीचर की ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप एक पर्टिकुलर चीज़ की भी कोचिंग ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हर स्टूडेंट्स को सोचें कि बच्चा 2 ढाई 3 बजे तक स्कूल से आ रहा है, फिर हम उसे कोचिंग भेजते हैं, 8-9 बजे तक बच्चा वहाँ आ रहा है। क्योंकि सेल्फ स्टडी देखिए सबसे बड़ी चीज़ है। सेल्फ स्टडी जितना आप करेंगे उतना बेहतरीन रहता है। और लेकिन कोचिंग में क्या होता है कि बच्चों को गाइडेंस अच्छा मिल जाता है, बट उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि आप किस जगह को ज्वाइन कर रहे हैं। हम स्टार को अपने थोड़ा सा सुपीरियर इस टर्म में रखेंगे, जैसा कि सर ने बताया कि 1:10 का रेशियो हम लोग रखने की कोशिश करते हैं। छोटे बच्चों के साथ हम और कम जाते हैं, यानी कि 1:6 का रेशियो रखते हैं। 6 स्टूडेंट पे सिर्फ 1 टीचर। कोचिंग का मतलब हम एटमॉस्फेयर इस तरह का प्रोवाइड कर देते हैं उसको कि बच्चे को फ्री टू आस्क लगे, यानी कि टीचर से वो अपनी दिक्कत को पूछ पाए, प्लस जो टीचर उसके ऊपर कमांड कर रहा है उसको उसके बारे में सारी नॉलेज हो। अगर हम क्लासरूम की तरह, स्कूल क्लासरूम की तरह कोचिंग को भी कर देंगे 40 स्टूडेंट 30 स्टूडेंट, तो बेकार है उसका पैसा, सारी चीजें। 2 आवर्स की रखी हुई है जी बिल्कुल सर। हमने टेल बैच के साथ में 2 आवर्स की क्लास रखी हुई है। 1 आवर तो बच्चा हमारे साथ 1:6 के रेशियो में आप कहीं भी जाएंगे बैठे हैं, एक टीचर बैठा हुआ। फिर हमने 2 घंटे क्लास की रखी है, 1 घंटे क्लास है, 1 घंटे रिविजन क्लास है। बच्चे को सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। जो हमने आपको आज पढ़ाया है, आप एक अकेले वाले रूम में चलिए, इसमें सब कैमरा लगा हुआ है, वो आपको कैमरा दिख रहा है, वहाँ कोई टीचर नहीं है, वहाँ कोई बच्चा है। उससे हम बच्चे को ना सेल्फ स्टडी की आदत डलवाते हैं, जिससे वो फर्दर क्लासेस में जा करके जितना हम सेल्फ मोटिवेट करेंगे, बच्चे को आना चाहिए कि हमें अपने आप से अपनी दिक्कतें कैसे पता लगानी है, चीज़ों के सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं, तो वो फर्दर क्लासेस में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। जी बिल्कुल, हम उसको ट्रेन भी वहीं करते हैं। ये चीज़ है कि सेल्फ स्टडी उसको आनी चाहिए रिवीजन टाइम। वीकली टेस्ट रहते हैं। अब जैसे मंडे को टेस्ट होता है, संडे हमारा ऑफ होता है, फिर संडे को हम लोग टेस्ट रखते हैं। जब मंडे को टेस्ट होगा वो सेकंड आवर में होता है, मतलब 1 घंटा टीचर पढ़ा रहा है प्रॉपर 4 से 5, 5 से 6 जो रिवीजन क्लास है वो मंडे को नहीं होगी। उस टाइम में बच्चे का टेस्ट होगा। अब उसमें यह फायदा हुआ बच्चे का लॉस नहीं हुआ ना पढ़ाई का, डेली 1 घंटे पढ़ाई हो रही है, और टीचर का लॉस हो गया। टीचर क्या करता है, जनरल टीचर क्या करते हैं, बच्चे को दे दिया टेस्ट और अपने आप फ्री बैठे हैं, वो चीज़ नहीं करते हैं। चिट चैट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, टीचर ने 1 घंटे पढ़ा दिया। अब जो बच्चे रिवीजन क्लास वाली टाइम थी, उसने क्या करा, उस टाइम में बच्चे ने रिवाइज करा बैठ के। तो क्या हुआ, बच्चे का भी लॉस नहीं हुआ पढ़ाई का, और टीचर भी लगातार दूसरी चीज़ को पढ़ा रहा है। टीचर को फ़ोन उस टाइम नहीं चलाना चाहिए। इसके साथ ही सर जो बच्चे की रिपोर्ट्स होती है टेस्ट की, वो हर ट्यूसडे को, जैसा कि सर ने बताया, मंडे में हम लोग टेस्ट लेते हैं, और ट्यूसडे तक या हैंड टू हैंड भी हम मंडे में कोशिश करते हैं कि जितने भी रिजल्ट्स जो बच्चे ने परफॉर्म किया है वो सब उनके पेरेंट्स को व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर देते हैं। इससे ये रहता है कि बच्चा अपने पेरेंट्स से ना, पहले क्या होता था, टेस्ट कॉपीज बनाते थे हम। टेस्ट कॉपी में हमने टीचर ने मार्किंग कर दी, बच्चे से कहा पेरेंट साइन करवा के लाना, बच्चे ने झूठ साइन कर लिए या दिखाई नहीं कॉपी, तो पेरेंट को वो चीज़ पता नहीं लगती थी। अब हम डायरेक्ट पेरेंट के नंबर पर उस कॉपी की फोटो, उसकी मिस्टेक सब कुछ व्हाट्सएप करते हैं, जिससे पेरेंट्स जो होते हैं प्रॉपर अटेंटिव रहते हैं कि बच्चे की कहाँ कहाँ गलती है। टेस्ट कॉपी बच्चों की बनवा के 10 रुपए की 20 रुपए टेस्ट कॉपी पतली बनवा के अपनी कोचिंग में रखवा लिए, और टेस्ट कॉपी यही रहेगी, बच्चा आएगा टेस्ट कॉपी यही लेके जाएगा। अब जब उसके पेरेंट्स आते हैं तो उनको चाय के साथ तो टेस्ट कॉपी देते हैं, चाय के साथ बिस्किट ही देते हैं, चाय का टेस्ट कॉपी दे देते हैं, तो उससे वो बच्चे के साथ तबला बजा सकते हैं। वही हैंड टू हैंड लाइव, क्योंकि बच्चे तबला बजाना बहुत जरूरी है। बच्चा जब से पिटना भूल गया है, तब से बच्चा सर पे बैठ गया है।
हाँ बाबा बात मार देते थे, कोई बात होती थी इवन सर टीचर्स हम लोगों को पिटाई लगा देते तो कुछ कह देता था, अभी बच्चे सुपीरियर है। तो इसलिए इतना तो नहीं मानना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो कूट लिया। अब कूट लिया तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चों को डांटना भी जरूरी है, मानना भी जरूरी है, उनके अंदर डर होना चाहिए। डर होगा, प्रेशर होगा तभी कुकर में सीटी लगेगी, अगर प्रेशर नहीं होगा तो दाल। अभी पेरेंट क्या करते हैं ना कि टीचर ने ऐसा कहा है, चलो टीचर के साथ टीचर की खबर लेते हैं, वो चीज नहीं करनी चाहिए। आप पेरेंट थोड़ा सा टीचर्स को सपोर्ट करें कि अगर ये नहीं है, कुछ लोग गलत भी हाथ उठा देते हैं बच्चे पे, वैसा नहीं करना है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत डांट सफिशिएंट है। ऐसा होता था कि कॉलेज में टीचर्स ने बदतमीजी करी बच्चों ने, तो बच्चों ने टीचर्स को बाहर घेर लिया, बस रोक ली, बस की तोड़फोड़ कर दी। ये तो बहुत आम बात है, आपने सुना होगा फ्यूचर का, इन्वर्टर्स का, हर देगा लिखा भी। हाँ कह लिया। मैं बड़े मैं इन कॉलेज बता रहा हूँ, इन्वर्टर्स है, राममूर्ति है, ANA कॉलेज है, आपका रक्षपाल है, इसमें कई केसेस ऐसे हैं जो सुनने में आई। आप किसी भी टीचर से पूछ लेंगे, बच्चों ने बाहर घेर लिया और कांच वाच फोड़ दिए और टीचर्स को भी जख्मी करनी हुई। भाई हम बच्चे को क्यों डांट रहे हैं, हमें तो पैसा मिल रहा है ना पढ़ाने का, तो हम पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं, बच्चा पढ़े ना पढ़े, हम आगे जा रहा। लेकिन हम अगर उसको सही रास्ता दिखा रहे हैं तो हम किसी दिखा रहे हैं कि वो कुछ बन के निकले। अभी अगर हम प्रेशर डालेंगे तो वो कुछ बन जाएगा तो हमारे पास आएगा, अगर हम प्रेशर नहीं डालेंगे तो वो हमें 10 सबक गाली वगैरह कि इस टीचर ने हमें सही रास्ता नहीं दिखाया। दिखा सकता था लेकिन नहीं दिखाया। ऐसा ही हुआ था, पता हम लोग जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो 4 साल का हमारा डिग्री कोर्स था। फर्स्ट ईयर में टीचर ने खूब प्रेशर बनाया, बिल्कुल अच्छे थी। सेकेंड ईयर में प्रेशर थोड़ा सा ढीला कर दिया, थर्ड ईयर में थोड़ा सा और ढीला कर दिया, फोर्थ ईयर तक आते आते उन्होंने प्रेशर लगभग छोड़ दिया था, क्योंकि हम अब बड़े हो चुके थे। मैंने बताया रियल सच्चाई कि अब आप लोग की कैसे जॉब मिलेगी या आपको क्या करना चाहिए, या हमें अपनी औकात समझ में आने लगी थी। फोर्थ ईयर तक हम लोग हो गए थे। फोर्थ ईयर के लास्ट जब हमारा था 3-4 महीने पहले, हम सब बच्चों ने डिसाइड किया, हमारा बैच बहुत छोटा था, 28 बच्चे हमारे बैच में आए थे इंजीनियरिंग करने, उसमें से 14 बच्चे घर लौट गए अपने खेती करना, सिर्फ 13 बच्चों को इंजीनियरिंग की डिग्री मिली। मतलब बाकी बच्चों की 1 साल 1.5 साल में बैक लग के इतनी बैक लग गई, 12-14 बैक, कि वो इनसे इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं हो पाई। मेरी भी बैक लगी थी, ऐसा नहीं है फ्रेश पास आउट हो गया, मेरी भी लगी थी बैक, मैकेनिक्स था उसमें लगी थी, जो 4 साल नहीं निकली मेरे से, फिर निकली मेरे से। कई लोगों ने कहा UPT में जुगाड़ हो जाता है, वहाँ चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, यहाँ जुगाड़ हो जाएगा, वहाँ जुगाड़ हो जाएगा। हम नहीं गए करने, लेकिन अब पढ़ाई करते रहे, नहीं निकल रही थी, 4 साल तक वो निकल गई फिलहाल। तो मैं ये कहा था कि जब टीचर ने हमें प्रेशर करा तो हमारे भी टीचर सब दुश्मन बन गए थे, हमें तो बाहर गिरा जा, तो फिर गिरा नहीं, लेकिन फिर जब बात हुई तो पीछे बच्चों ने सोचा, जो क्लासमेट थे अभिजीत सक्सेना थे, हमारे प्रणीत चड्डा थे, उसकी अपनी ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री है RK इंडस्ट्रीज़ के नाम से, उसके बाबा ने जमाया था। टॉपर बच्चा तो पता क्या खाता था, वो हमेशा फर्स्ट ईयर होगा, हम लोग सेकंड थर्ड पे रहते थे। रोहित गंगवार कॉमन बिहार में पीछे रहते हैं, विधायक जी के पास रहते हैं। अभिजीत सक्सेना हरदोई के हैं, ये हमारे सब साथ के थे। हम लोगों ने प्लान बनाया, टीचर ने मैडम बहुत मेहनत करी है, इनको कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तो हमारा टी ब्रेक होता था 11 से 11:15 का। दीप्ति सक्सेना मैम HOD थी हमारी, बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर थी वो। हम उनसे कहते थे मैंने ये फॉर्म निकल रहा है, इसमें से 4 ही सीट हैं, वो इसमें कितनी सीट चाहिए, तो हमने कहा 1 सीट। तो बोली जब 1 सीट हो तो आप फॉर्म भर देना। उन्होंने सच में 1 सीट पे अपना फॉर्म भर के उन्होंने कहीं पे गवर्नमेंट में ले लिया सिलेक्शन। वो हमारी HOD थी वहाँ पे, दीप्ति सक्सेना मैम, इन्वर्टर्स में भी। तो हमने फिर टीचर को इनवाइट किया, 4th ईयर था हमारा, और क्या मैम हम आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहते हैं, आप लोग टी ब्रेक में प्लीज़ एक बार आ जाइएगा। तो हम लोगों ने रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था करी, कुछ गिफ्ट इकट्ठे करे और उनको सबको बिठाया, उन लोग सब स्टेज पे पहुँचे। हमने कहा थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ 4 सालों में जो भी व्यवहार करा हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आपने हमें जानवर से इंसान बनाया, आपने जो प्रेशर करा वो हमारे लिए अच्छा था। अब हम कुछ बन गए हैं, अब हम जिस भी इंडस्ट्री में जाएंगे, जहाँ भी हम जाएंगे, कुछ हम अलग करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा उन टीचर्स को, किसी बैच ने हमारे साथ। तो सर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, आपने ड्रेस चेंज कर ली है। बहुत बहुत थैंक यू, आपने टी पिलाई और कॉफ़ी, और थैंक यू सो मच। तो वो ब्रेक लेना भी जरूरी था, ड्रेस भी चेंज जरूरी थी, क्योंकि मैं जो ड्रेस थी वो मैं अपनी कोचिंग की ड्रेस में था। अब मैंने कहा थोड़ा सा डायरेक्टर से दिखा देते हैं। बिल्कुल चलिए, थैंक यू। डायरेक्टर वाले आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर सबसे पहले अब मैं ब्रेक के बाद आपसे क्वेश्चन जो पूछूंगा जी। वो ये है कि एक स्टूडेंट को एक कोचिंग सेंटर से क्या उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, उम्मीद तो उसे कुछ नहीं करनी चाहिए पहली चीज़, क्योंकि हम लोग जो हैं, हम लोग पाथ दिखाने वाले हैं, रास्ता दिखाने वाले। हम टॉर्च लेके आगे चलेंगे, बच्चे को हमें फॉलो करना होगा, ठीक है। क्योंकि हम उसे बताएंगे वो किस तरीके से सक्सेस पा सकता है, किस तरीके से कॉम्पिटिशन में बीट कर सकता है। अल्टीमेटली करना बच्चे को खुद ही है, और जब तक बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, जो हमने क्लास में पढ़ाया वो रिवाइज नहीं करेगा, वो उसका कुछ नहीं हो सकता। कई सारे बच्चे सर ऐसे आते हैं जिनको आज मैंने कुछ क्लास में टॉपिक पढ़ाया, जब कल उनसे पूछते हैं बच्चों कल क्या हुआ था, तो बगल झाँकते हैं एक दूसरे की, या तो तू बता दे या तू बता दे कि कल क्या हुआ था। उन्हें यही नहीं पता कल क्या हुआ था। लाइक क्या करते हैं, आपने सुना हो मुहावरा,
ताक पे रख देना। बच्चे जाते हैं यहाँ से पढ़ के लिख के उसके बाद कॉपी किताबें ताक में रख देते हैं, अपना फ़ोन उठाते हैं और फिर वही रूटीन लाइफ। नेक्स्ट डे उन्हें फिर वहीं आना है कोचिंग में, फिर वही करना है, फिर इस तरीके से सक्सेस नहीं मिलेगी। और हम लोगों का कोई रोल नहीं है, हम लोगों का रोल है बच्चे को रास्ता दिखाना, बच्चे को पढ़ा दिया, बच्चे को रिवाइज उसे करना है। जब तक रिवाइज नहीं करेगा थोड़ी, जब तक चीज़ों को नहीं समझेगा, क्लास में अटेंटिव नहीं होगा, नहीं हो सकता। मैं तो बच्चों से इवन ये भी कहता हूँ कि आपका रिचार्ज बेटा बहुत महंगा है, मैं आपसे 10,000 फॉर 5 मंथ या 6 मंथ्स ले रहा हूँ, तो आप पर डे डिवाइड करो। आप डेली अपने 200 रुपये आगे मुझे दे के जाते हो, जिसमें आप मुझसे कुछ भी गेन नहीं करते हो, हे ठेठे कर रहे हो, बातें कर रहे हो, तुम लोग घर पे कर सकते हो, है ना। तो बच्चा सीरियस नहीं है आजकल। सारी कोचिंग्स वाले अच्छे हैं, सारे टीचर्स अच्छे हैं, सारे बच्चे भी अच्छे हैं, लेकिन तब जब वो सामने बैठे हों और चीज़ों को रिवाइज करके नेक्स्ट डे मेरे पास आएँ। बच्चा मुझे यूज़ ही नहीं कर पाता है, मतलब बेसिकली किसी भी टीचर को यूज़ नहीं कर पाता, क्योंकि घर पे कुछ पढ़ता ही नहीं है। अब जब तक आप घर पे कुछ पढ़ के नहीं आओगे, आप मुझसे कैसे क्वेश्चन पूछोगे। तो मैं बच्चों से 2 ही बातें कहता हूँ, आज जो मैंने पढ़ाया है 1 घंटा मुझे पढ़ाने में लग रहा है, आप घर जाके उसे 15 मिनट रिवाइज कर लीजिए, और कल जो मुझे पढ़ाना है वो आप 10 मिनट पढ़ के आ जाइए। आपको समझ में आए या ना आए, आप उसे सिर्फ रीड आउट करके आ जाइए। अदरवाइज आपको नेक्स्ट डे लगेगा कि निवेश सर एलियन है, किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं, पता नहीं कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं जो बोलूँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जब तक कि आप उसको एक बार घर से पढ़ के नहीं आएंगे, नहीं तो आपको मैं लगूंगा कि मैं किसी और प्लेनेट से आए हैं। बिल्कुल। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम फेलियर जो होता है या स्ट्रेस जो होता है एग्ज़ाम का, उसको कैसे डील करना चाहिए? सो देखिए, ये तो ना सेल्फ मोटिवेशन की बात आ जाती है कि बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो पहले से एग्ज़ाम के लिए तैयार हो, ताकि वो एग्ज़ाम टाइम में नर्वस ना हो। इसके लिए टीचर और पेरेंट और इवन स्टूडेंट को थोड़े से एफर्ट्स स्टार्टिंग से ही करने चाहिए। जब आप नई क्लास में आते हैं, नया सिलेबस, टीचर्स, नई बुक्स को देख के घबराहट होती है, लेकिन जैसे जैसे आप उस चीज़ को स्टडी करना स्टार्ट करते हो तो आपका आधा डर तो वैसे ही निकल जाता है। सेकंड चीज़ ये आती है कि पेरेंट का पूरा सपोर्ट होना चाहिए बच्चे की बात में, कि उसको मोटिवेट करें, उसको डिमोटिवेट ना करें कि अदर फैमिली मेम्बर है या कोई भी रिलेटिव है उनका बच्चा ने इतना अच्छा स्कोर किया है तो आपका क्यों नहीं हो रहा। ऐसा कभी भी अपने बच्चे के साथ नहीं करना। क्रिटिसाइज ना करें अपने बच्चे को। हर बच्चे की एबिलिटी अलग अलग होती है, हर बच्चा 100 नहीं दे सकता। मेरे हमेशा थोड़ा ना 100 ही आए साथ में तभी मैं टीचर बनाऊँ। मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट रहा था, 60 to 70, 80 to 90% वाला। भाई मैं फर्स्ट तो नहीं आया ना अपनी क्लास में, इंजीनियरिंग में वो प्रिंट सेटा फर्स्ट आता था, हम लोग सेकंड थर्ड पे रहते थे। तो हर बच्चे का अपना कैलिबर है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। तो जो बच्चा जितना अपना कर पा रहा है वो उसको अपना एफर्ट करना। आप उसे कहोगे क्रिटिसाइज करोगे, शर्मा जी का लड़का देखो, मिश्रा जी का लड़का देखो, सक्सेना जी का लड़का देखो, ये चीज़ गलत है। आप अपने बच्चे की एबिलिटी पहचानो कि आपका बच्चा किस चीज़ के लिए एलिजिबल है या वो कितना कर पा रहा है, उसको ठीक है प्रेरित करो। अगर उसने कुछ अच्छा करा ना, बहुत से पेरेंट्स होते हैं अगर कोई बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसे कुछ वो ही नहीं कहते हैं, उसको प्रशंसा नहीं करते हैं उसकी, और जब कुछ गलती करेगा तो उसको चढ़ जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ऐसे हमारे पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं, वो जब हम कुछ अच्छा करेंगे तो वो नहीं कहेंगे कुछ भी, जब हम कुछ खराब करेंगे तो बड़ा क्रिटिसाइज करेंगे। लाइक मैं उठता था 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, क्योंकि मैं रात में अपनी थीसिस लिखता था, पीएचडी में कर रहा हूँ, तो रात में 2 बजे 3 बजे सोता था, तो 9-10 बज जाते थे उठने। पापा बहुत सुनाते थे। अब पिछले 2 हफ्ते से मैं सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे जिम जा रहा हूँ। अब पापा ने ये वाली तारीफ नहीं करी, उल्टा कहते जिम जाना तो बड़ी बेवकूफ़ी है, तुम तो बस दौड़ा करो, क्यों जा रहे हो जिम। मैंने कहा वहाँ एक ट्रेनर मिला हुआ है, वो हमें बता रहा है कि हमें कैसे वेट लॉस करना है या हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है। भाई मेरी कोई रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाए, कोई कहीं से नस ब्लॉक हो जाए तो फिर कौन देखेगा, ठीक है। तो मुझे प्रॉपर वहाँ ट्रेनर मिला हुआ, वो मुझे गाइड करता है, मैं वैसा कर रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने अप्रिशिएट नहीं करा कि तुम जल्दी 6 बजे उठ रहे हो, उन्होंने उल्टा डांट दिया, अरे तुम अब फालतू काम करने जा रहे हो जिम में। जब मैं 9 बजे उठ रहा था तो भी सुनाते थे, अब मैं 6 बजे उठ रहा हूँ तब भी उन्होंने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। अब मृगांक मेरा बेटा है, वो कुछ अच्छा करता तो उसे अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ तुमने ये अच्छा किया, जो कुछ गलत करता तो उसे डांटते भी हैं। तो आप अपने बच्चे को सिर्फ बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हो, यार कुछ करना ही नहीं आता, तुम तो गधे हो, तुम तो ये हो, तो वो बच्चा क्या कहेगा, ये तो मैं कुछ भी करूँ ऐसी और ऐसा भी है कि सिर्फ स्टडी के टर्म्स पे ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे एक ही फील्ड में अच्छे नहीं होंगे। तो एजुकेशन से हट के अगर आपके बच्चे में कोई टैलेंट है तो उस चीज़ को पहचानना चाहिए, उसको उस चीज़ में सपोर्ट करनी चाहिए। और दूसरा, एग्जाम्स के बारे में जो बच्चों को डर रहता है, तो स्टार में हम किस तरह से हेल्प करते हैं कि उससे एग्जाम में बैठने से पहले हम बच्चे की कुछ मोटिवेशनल क्लासेस भी लेते हैं, जिसमें उनके टीचर्स उनको समझाते हैं कि एग्जाम को किस तरह से फेस करना है। प्लस हमारे यहाँ जो हर संडेज में बच्चों के टेस्ट होते हैं वो 3 आवर्स के बोर्ड बेस्ड एग्जाम्स हैं बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, और नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए हम वैसे भी 1 आवर 1.5 आवर के क्लासेस रखते हैं, टेस्ट सीरीज रखते हैं, जिससे बच्चे को एटमॉस्फेयर मिलता है कि एग्जाम रूम वाला एक फैकल्टी मेंबर रहेगा जो वहाँ पे प्रॉपर। अच्छा, दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो सारी सेपरेट हैं, मैथ्स अलग, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग, इंग्लिश हिस्ट्री अलग, कंप्यूटर साइंस का अलग।
कुछ टीचर्स कुछ कोचिंग में क्या है, साइंस का एक ही टीचर रख दिया जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक ही पढ़ा रहा है। भाई बच्चा 9th-10th में है, आप उसे पढ़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब बच्चा 11th-12th में जाएगा, जिसको पीसीबी लेनी है, जिसको नीट क्वालिफाई करना है, उसकी बायो अच्छी होनी चाहिए, तो हमारे बच्चे को 9th क्लास से ही बायोलॉजी को ऐसे पढ़ाते हैं कि बच्चा नीट क्वालिफाई कर जाए। और 9 से ही हम लोग उसे मैथ्स में अगर उसको जेई क्रॉस करना है, आईआईटी में जाना है उसे, तो उसको हम 9 से ही बेस उसका लेके चलते हैं कि उसका बेस स्ट्रांग हो जाए। ऐसा नहीं है कि हमने एक ही टीचर को रख दिया, वो सब चीज़ें पढ़ा। भाई मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, मैं पढ़ा फिजिक्स भी सकता हूँ, मैं पढ़ा केमिस्ट्री भी सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं नहीं पढ़ाता। क्यों? क्योंकि मेरा प्रेफरेंस मैथ्स में है। जो केमिस्ट्री का टीचर है वो केमिस्ट्री को सी से लेके चलेगा पूरा, बिल्कुल केमिस्ट्री को, है ना, फिजिक्स को पी से लेके चलेगा पूरा, डीप में जाएगा। बायो वाले सर डीप में जाएंगे, बायो वाले सर जो है चीज़ों को रिलेट कर देते हैं जनरल लाइफ से। तो हमारे यहाँ सारे एक्सपर्टाइज हैं, सारे टीचर्स का एक्सपीरियंस मोर देन 12-15 साल का है, ठीक है, सारे ही ओवर क्वालिफाइड हैं और सारे स्टार हो रहे हैं, सारे स्टार टीचर्स ही पढ़ाते हैं और बच्चे भी सारे स्टार्स हैं हमारे। तो सर बच्चे को जब ये लगेगा ना कि हमारे डाउट्स ही क्लियर नहीं हुए हैं, हमारे जो टीचर्स हैं उनसे 1-to-1 टॉक नहीं हुई है, हमारे जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट नहीं हुए ऑन टाइम, तो वैसे ही डरा हुआ रहेगा। तो स्टार में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग पहले से प्री एग्जाम्स लेते हैं, बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, प्रैक्टिस शीट्स करवाते हैं, PYQs करवाते हैं, जिससे ऑलरेडी बच्चा मेंटल लेवल से, नर्वसनेस से दूर रहता है और एग्जाम में मैथ। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, जो बच्चा 85 पे लाई करता है, जो बच्चा 90 पे लाई करता है, जो 95 पे और जो 100 पे, चारों बच्चों का लेवल होता है बराबर, सबका मेंटल लेवल बराबर है। जो चेंज करते हैं वे ऑफ प्रेजेंटेशन में, लाइक मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा प्रेजेंटेबल हूँ यहाँ पे, मैं जिम जाता हूँ तो मैं शॉर्ट्स पहन के जाता हूँ, मैं कहीं ट्रैवलिंग में जाता हूँ तो मैं कुछ और पहन के जाता हूँ। तो कॉपी में लिखने का प्रेजेंटेशन होता है, हमें पैसे मिलते हैं कॉपी चेक करने के, हम भी बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, हमारे फिजिक्स के डॉक्टर गौरव जोशी सर हैं वो भी फिजिक्स की कॉपी चेक करते हैं, बायोलॉजी के डॉक्टर पंकज सर हैं वो भी फिजिक्स बायोलॉजी कॉपी चेक करते हैं, सोनसू सर हमारे केमिस्ट्री के वो भी केमिस्ट्री कॉपी चेक करते हैं। पहले जब वो कॉपी चेक करने जाते हैं तो उनका एक इंटरव्यू होता है, उनका एक रिटन टेस्ट होता है। जब वो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो जाते हैं तब वो AHE और HE बनते हैं, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर या हेड एग्जामिनर। उससे पहले वो नहीं बन सकते, तो मतलब वो एलिजिबल हैं कॉपी चेक करने। तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन की बात कर रहा था, अगर आपकी कॉपी में आपने वे ऑफ प्रेजेंटेशन सही से नहीं लिखा, आपने प्रॉपर एक लाइन खींची, इधर क्वेश्चन नंबर 1 डाला, फिर आपने क्वेश्चन नंबर A डाला, उसको सॉल्व करा, आपने लाइन खींची, इसमें रफ वर्क करा। अब मैं आपको बताऊँ इसका फ़ायदा क्या, आपने रफ वर्क में 2 into 3 करा, 6 आ रहा है, आपने वहाँ लिख दिया 6 और आंसर लिख दिया 5। तो अगर टीचर को रफ वर्क का दिखाई दे रहा है, टीचर रफ वर्क में टिक करेगा, इधर टिक करेगा, आपको फुल मार्क्स दे देगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर दिक्कत थी, बच्चे ने इधर से इधर सही नहीं लिख पाया। अब आपने रफ वर्क नहीं करा, आपने कुचड़ कर दिया। बच्चे करते हैं ऐसे से काट देते हैं, मैगी बना देते हैं, ऐसे नहीं काटना, ऐसे सिंपल एक लाइन से काट देना। अबे भैया हंस रहे हैं। तो कॉपी जितनी प्रेजेंटेबल होगी उतने आपके मार्क्स बढ़ेंगे। टीचर का एक टारगेट होता है कि उसे डेली 100-150 कॉपी चेक करनी है, एक कॉपी चेक करने के 45 से 55 रुपये मिलते हैं, उसे 5500-4500 रुपये लेके अपने घर जाना है, अपने को शॉपिंग करने जाना है, ठीक है। और आपकी साल भर की मेहनत होती है उस कॉपी में। तो अगर आपकी कॉपी प्रेजेंटेबल नहीं होगी, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, WOP और WOE अगर आपका अच्छा नहीं होगा, कितना भी अच्छा आप पढ़े लिखे हैं, आप मार्क्स नहीं ला पाएंगे। मेरे पास एक बच्ची तनुप्रिया गंगवार थी, क्लास 8th में उसके मार्क्स सब में हार्डमैन कॉलेज की थी, रिजल्ट है मेरे पास, मैं आपको शो करूँगा। 85, 90, 95, 85, 90, 95 इस तरह से मार्क्स थे। वो उस टाइम में 8th ही पढ़ाता था, आज से 10 साल पहले की बात होगी, अब तो ग्रेजुएशन करके शादी होने वाली है। फिर वो 9th में आई, उसके मार्क्स एकदम से कन्वर्ट हो गए, सब में 99, 99, 99, 100, 100, 100, 100, 100, सब में 90, 100 हो गए। 10th में बच्ची गड़बड़ हो गई उसके, क्योंकि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में चली गई, घूमने घामने और अपने फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व हो गई, तो गड़बड़ हो गई बच्ची। 9th में उसके मार्क्स 90 आए, 100 देख के मैं भी शॉक्ड हो गया। क्या करती थी, जो मैं पढ़ाता था उसे 10 बार लिखती थी वो, एक क्वेश्चन को दोबारा 4 कॉपी बना रखी थी। क्यों? वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन मेरा अच्छा हो जाए। 9th-10th में 100 मार्क्स आना सो इजी, वेरी इजी। 11th-12th में लाना थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने लगते हैं। 11th-12th में अगर आपको करना है तो आपको NCERT की एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। NCERT की एक एक लाइन से MCQ बनता है, ईच एंड एवरी लाइन। मैंने कई सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं, बड़े बड़े टीचर्स हमें दिखाते हैं, तो बच्चे ने NCERT की एक लाइन पढ़ रखी है, उसमें पड़ोस में उन्होंने वो की पॉइंट वाले नोट्स लगा रखे हैं कि जब वो रिवाइज करने बैठेंगे उनको देख ले। अगर आपने NCERT की एक एक लाइन पढ़ ली तो आपका नीट भी क्लियर होगा और JEE भी क्लियर होगा। दूसरा मैं एक बात और बताना चाहूँगा बच्चों से, बच्चों भीड़ बहुत है, भेड़ चाल बहुत है। अगर आपको नीट करना है तो आप MBBS अगर करना है तो आप एम्स से ही करें, और अगर आपको IIT से मतलब आपको BTech करना है तो आप IIT से करें, NIT से करें, मरना ना करें। लाइक जो छोटे मोटे कॉलेज हैं वहाँ से उसके कन्यात के बच्चा कहता है कि सर हमें प्लेसमेंट 10,000 का मिल रहा, 15,000 का मिल रहा। इससे जो आप एक दुकान लेके बैठ जाएं, अपने व्यापार करें, उसमें आप रह जाएँ, लेकिन किसी गुलामी ना करें आप, है ना। अपने एक भले ही खो का हो, किसी भी चीज़ का हो, ठीक है, आप स्टेशनरी की दुकान खोल लें, आप फ्रूट सेलर बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो IIT का टैग हो, NIT का टैग हो,
नीट क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप एमबीबीएस एम से करें, वरना आप ना करें, आप कुछ और कर लें उसके अलावा, है ना। नहीं तो क्या होगा, फिर हमें रिग्रेट होगा। वही डू फॉर 4 ईयर्स और फॉर 40 ईयर्स, रिग्रेशन 40 ईयर्स बना रहेगा। अभी मेरे पास भी रिग्रेशन बहुत सारे हैं कि अगर मैं पीछे 15 साल चला जाऊँ तो मैं कुछ चीज़ें कर सकता था, लेकिन मुझे तो गाइड करने वाला कोई नहीं था। अब अगर हम बच्चे को गाइड कर रहे हैं, अच्छा मुझसे कोई लोग पूछना आते हैं कि बीटेक हम वहाँ से कर लें या हम वहाँ से कर लें, मैं कहता हूँ नहीं करें। ये कहता तुमने कहा तो मैं भी कर ले रहा हूँ, तुमने भी तो करा था, है ना। तो हम उसको फिर कुछ जवाब ही नहीं दे पाते, हम कहते हैं ठीक है भाई कर लो। हमारा काम समझाने का, रास्ता दिखाने का, पाथ फाइंडर है हम लोग। हम बता रहे हैं बेटा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, नहीं करते हो तो आपकी मर्जी है। तो जो भी करो सो फास्ट सो गुड और टॉप में करो। आईआईटी से ही करना है, एम से ही करना। ओके, एंड स्टार ट्यूटोरियल्स का विज़न और मिशन क्या है, मैं ये जानना चाहूँगा। सब विजन हम लोगों का बहुत क्लियर है कि हमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को बहुत बेहतरीन बनाना है। और कुछ बच्चे जो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए, कोशिश करते हैं कि उनको भी उनके पाथ पे वापस लौटा पाए और उनकी लाइफ में सक्सेस होने में थोड़ी सी हेल्प करते हैं। विज़न हम लोगों का थोड़ा सा ये रहता है कि हर बच्चा ना कभी कभी ब्लैंक स्लेट की तरह ही हम तक पहुंचता है कि आज तक वो बहुत कैलिबर था उसके अंदर, लेकिन वो कर नहीं पाया। तो उस चीज़ को हम थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं। हमारी पूरी फैकल्टी मेंबर्स कोशिश करते हैं कि हम अपना बेहतरीन उसको बेस्ट एजुकेशन दे पाएँ, जिससे जो उसके ड्रॉबैक्स थे उससे कम आउट हो सके और कुछ अपनी लाइफ में एटलीस्ट अब जो टाइम उसका निकल गया उसे हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन जिस स्टेज पे वो है उसमें काफ़ी अच्छा उसको सिखा पाए। बाकी सर बनाएंगे। देखिए विजन और मिशन को थोड़ा सा हिंदी में बताएं। विजन को हिंदी में क्या बोलेंगे? विज़न को आपका लॉन्ग टर्म मतलब आप कहाँ देखना दूरदर्शी चाहते हैं, दूरदर्शी हैं, दूरदर्शी। कहाँ और देखते हैं? मिशन? और मिशन आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या? देखिए मैं वैसे तो सीबीएसई बोर्ड से हूँ, तो अंग्रेजी मेरी वीक है। तो विजन और मिशन ऐसा कुछ हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट ये है कि आप हमारे कोई भी स्टूडेंट भेज दीजिए, किसी भी स्ट्रीम का भेज दीजिए, किसी भी कोर्स का भेज दीजिए, हम उसको गाइड करेंगे। हमारे पास सारी फैकल्टीज़ हैं, हम उसको 100% पे नहीं ले जाएंगे। अगर आपका बच्चा 30 पे लाई करता है तो हम धीरे धीरे 35 पे ले जाएंगे, धीरे धीरे 40 पे ले जाएंगे। परसेंटेज मैटर नहीं करती है, नॉलेज मैटर करती है। क्या आपको लगता है जिसने एसएससी क्वालिफाई किया वो 100% वाला बच्चा था? जो आईएएस बना, एसडीएम बना, वो 100% वाला बच्चा था? नहीं, उसने अपनी कंसिस्टेंसी के साथ, यानी कि कॉन्टिन्यूअस वो मेहनत करता रहा। धीरे धीरे हमारे पास हर तरह के बच्चे आते हैं। एक बैच में कुछ बच्चे 90+ वाले भी, कुछ बच्चे 70+ वाले भी। हमें दोनों का ध्यान रखना होता है। अगर हम इसका ध्यान रखेंगे तो 90+ वाला बच्चा भाग जाएगा, और 90+ वाले का ध्यान रखेंगे तो वो भाग जाएगा। तो हम बैलेंस बना के चलते हैं, ठीक है। हमारे डेली स्टार ऑफ द डे होता है, उसमें हम बच्चों को आपस में लड़वा देते हैं कि आज स्टार ऑफ द डे कौन बनेगा। स्टार ऑफ द मंथ होता है हमारे यहाँ। तो बच्चे को हमें बेसिकली ये करना ये है कि वो धीरे धीरे अपने आप को अपडेट करता रहे, आगे बढ़ता रहे। तो विजन मिशन ऐसा कुछ हम लेके नहीं चलें, हम बस ये लेके चलें जो पेरेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, जो अपना हार्ड कैश मनी दे रहे हैं हमें, अपनी जो है हार्ड कैश मनी हमें दे रहे हैं। काट दीजिए सर इस फ़ोन को ना, या साइलेंट कर दीजिए। तो हार्ड कैश मनी अगर आप हमें अपने मेहनत का पैसा दे रहे हैं हमें, तो वो हमारे पास हराम का ना है, और हम उसका आपको रिवर्ट दें। भले ही आपके बच्चे को बिल्कुल टॉप ना करवाएं, लेकिन धीरे धीरे तो आपके बच्चे को अपडेट कर पाएंगे ना। वरना आपका पैसा हमारे लिए हराम का कहलाएगा, और वो हमारा पैसा कहीं ना कहीं गलत जगह निकल जाएगा, लग जाएगा। वो पैसा हमारे हाथ में, हमारे पास नहीं आएगा, वो हमारे ऊपर नहीं लगेगा। भाई पेरेंट्स हमें दे रहे हैं अपने पैसे। अब मैं बच्चों से कहता हूँ तुम लोग यहाँ एसी में बैठे हो, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ रहे हो, क्या मेरे पैसों का? नहीं, ये मेरे पैसों का नहीं है। साइड से साइलेंट कर दीजिए, साइड वाले बटन से नीचे कर दीजिए बटन। ये पैसा अब आपका है, स्टूडेंट्स का पैसा है, जो कि जिससे मैंने एसी खरीदा है, जिससे मैंने स्मार्ट बोर्ड खरीदा है, जिससे मैं उसकी ईएमआई पे कर रहा हूँ। तो बच्चों से और पेरेंट्स से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि बच्चे अगर मेरे पास आ रहे हैं या हमारी कोचिंग में आ रहे हैं, किसी भी अच्छी कोचिंग में जा रहे हैं, किसी भी अच्छे टीचर के पास जा रहे हैं, उस टीचर को यूज़ करें, क्योंकि आपका रिचार्ज प्रीपेड है, जो कि आपका रिचार्ज चले जा रहा है। तो अगर आप टीचर का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप गड़बड़ हो जाने हैं, ठीक है। तो अगर अब मैंने बताया कि देखो हमारे यहाँ वो लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ रिसेप्शनिस्ट हैं, कुछ हमने डिजिटल मार्केटिंग के लिए बंदे रखे हैं, वो लोग विदाउट एसी फैन में बैठे हुए हैं, और तुम लोग एसी में बैठे हुए हो और टीवी स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापा ने फीस सबमिट करी, इसलिए तुम लोग आज यहाँ बैठे हुए हो। और वो बंदा नौकरी मांगने आया हमसे कि सर हमें कोई नौकरी दे दीजिए, क्योंकि इसने 12th कर लिया, अभी सुबह नौकरी नहीं मिल रही है, ग्रेजुएशन कर लिया। तो आज से 4 साल बाद आपके साथ ऐसा ना हो, तो इन 4 सालों का आप बेहतर यूज़ कर सकते हैं। हम डेली 5 मिनट का मोटिवेशन देते हैं, ज़्यादा नहीं पकाते हैं। वैसे मैं ज़्यादा पकाता हूँ, लेकिन मैं बच्चों को डेली 2-2, 3-3 मिनट स्टार्ट करता हूँ, उससे ना क्लास 15-20 मिनट शांत हो जाती है। अगर मैंने 5 मिनट मोटिवेशन दिया तो बच्चा कम से कम 20 मिनट मेरी बातों को सुनता है। कल हमारे यहाँ ना एक नया एक्टिविटी शुरू हो रही है, एबेकस क्लासेस। मेरा बच्चा 5 ईयर्स का है, मृगांक
6 ईयर्स का है मृगांक। वो एक वेल नोन इंस्टीट्यूट में जा रहा है। पिछले 3 महीने में 90 दिन में निशा मैम है हमारी ट्रेनर हैं जो कि हमारे साथ अटैच हैं, उन्होंने उसको ट्रेन किया और वो मुझसे अच्छी कैलकुलेशन कर लेता। मैं कैलकुलेटर में करता हूँ, वो मुझसे बता देता। तो अगर मैंने उस पर एजुकेशन पे इन्वेस्ट अगर हम कर रहे हैं, अगर हम बच्चे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमें रिटर्न देगा, नो डाउट। एकदम से नहीं देगा, कुछ टाइम के रिटर्न देगा। अब उसने तो मुझसे नहीं कहा कि मुझे भी कर रहा हूँ, मुझे लगा करना चाहिए, वरना वो क्या गली मोहल्ले में घूम रहा है, खेल रहा है इधर उधर चड्डी पहन के। इससे अच्छा है वो कपड़े पहन के जा रहा है, वहाँ 4 बच्चों के साथ बैठ रहा है, बेकर सीख के आएगा। बिल्कुल। भले ही 1000-1500 रुपये जा रहे हैं, उसे एटमॉस्फेयर तो मिल रहा है। ये सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर का गेम है कि आप एटमॉस्फेयर में कहाँ जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ CBSE ICSE के बच्चे आते हैं, यूपी बोर्ड के हमारे यहाँ बच्चे नहीं आते हैं, इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। सब बच्चों का माहौल अच्छा होता है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर जो फोकस है वो CBSE ICSE वाले बच्चों पे है, क्योंकि वो बच्चे ज़्यादातर हमारे यहाँ ही आते हैं। तो हमने एक एटमॉस्फेयर वैसा क्रिएट कर रखा है कि बच्चा हेल्दी वेल्दी एनवायरनमेंट में रहे। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन है कि आने वाले 5 सालों में आप कोचिंग इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं, क्या भविष्य है? देखिए, कोचिंग इंडस्ट्री आज भी डेवलप है, आज से 25 साल पहले भी डेवलप थी और आगे भी डेवलपिंग होती रहेगी। कोचिंग क्यों डेवलप हो रही है? देखिए, मैं थोड़ी सी यहाँ पे कहना चाहूँगा, स्कूल्स में जैसे टीचर एक काम कर रहा है, लाइक मैं एक टीचर हूँ और मैं किसी स्कूल में हूँ, मैंने वैसे आज तक कई स्कूल में पढ़ाया, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं वहाँ से छोड़ के भाग आता था, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाने के अलावा सारे काम करवाते थे कि आप पढ़ाइए मत, आप जाके उस क्लास में आज टीचर नहीं आई है या टीचर नहीं आया, आप वहाँ पे क्या कहते थे उसे, ले लीजिए, आप उसकी जगह जाके खड़े हो जाइए, बच्चों को शांत करवाइए, आप प्रेयर में जाके खड़े हो जाइए, आप फीस के लिए बच्चों को कॉल करिए, मतलब पढ़ाने के अलावा सारे काम करवाएंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करिए। तो क्या हुआ कि अब स्कूल में टीचर्स को पढ़ाने को दे नहीं रहे हैं, आप उनसे चपरासी वाला काम करवा रहे हैं। तो टीचर भी कह रहा है ठीक है, मुझे 15-20 हज़ार रुपये दे रहा हूँ, मैं ये चपरासी वाला काम कर लेता हूँ, फिर जो मैं वहाँ को बच्चों को मोटिवेट करूँगा, घर पे जाके 20-25 हज़ार रुपये बच्चे घेरूँगा। तो ऐसे 20-25 हज़ार रुपये स्कूल से, 20-25 हज़ार रुपये बच्चों की कोचिंग से, वहाँ से मैं अपना गुजारा बच्चा चला लूँगा। ये इस वजह से कोचिंग्स डेवलप हो रही हैं और स्कूल्स में टीचर इसीलिए नहीं पढ़ा पा रहे हैं। और कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो टीचर्स को वैल्यू देते हैं, हार्ड कैश मनी देते हैं, 1 लाख तनख्वाह, 80,000 तनख्वाह, 1.25 लाख रुपए देते हैं, तो टीचर्स वहाँ पे अपने अच्छे से पढ़ाते हैं और बाहर नहीं पढ़ाते हैं। लाइक मैं बताना चाहूँगा अनुराग सक्सेना सर के बारे में, मुझे फिजिक्स पढ़ाते थे, उनको लकवा हो गया, उनका आधा शरीर काम नहीं करता। अभी मुझे कहीं दिखते हैं तो मेरे हाथ भी जोड़ाते हैं, नमस्ते भी कर लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ अच्छा करा था, उन्होंने मेरे साथ अच्छा मुझे पढ़ाया। अनुराग सक्सेना फिजिक्स के टीचर थे, बहुत लंबे चौड़े, बुलेट से चलते थे, 500 रुपये महीना लेते थे। सन 2009 में 80 बच्चों का बैच था। जब हम फर्स्ट ईयर की क्लास में पहुंचे, 12th क्लास में, हम 11th क्लास में फीस अफोर्ड नहीं कर पाए, पापा ने कहा हम नहीं दे पाएंगे फीस, हम नहीं पढ़ने पहुंचे। 12th क्लास में 500 रुपये 3 जगह दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। अनुराग सक्सेना सर ने सब बच्चों को खड़ा कर दिया, बच्चे वो बच्चे खड़े हो जाएं जो बच्चे BBL से आए हैं, 6-7 बच्चे खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि बच्चों, मैं आप लोगों को माफ़ी चाहता हूँ, नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं आपको स्कूल में पढ़ाऊंगा। BBL पब्लिक स्कूल अलगनाथ ब्रांच में पढ़ाते थे अनुराग सक्सेना सर, तो उन्होंने बच्चों को विदा कर दिया। हम पूरे साल वहाँ पढ़े, 80-85 बच्चा बैठता था, 45-40 मिनट पढ़ाते थे। बहुत ही औसम टीचर थे, रेस्पेक्टफुल टीचर थे। जब वो पढ़ाना शुरू करते थे, पूरी पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। कुछ बच्चे पीछे बैठ के फ़ोन भी चलाते थे, उस टाइम भी चलाते थे, रील्स तो नहीं थी उसमें, फ़ोन चलाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि टीचर वो भी था कि वो स्कूल से अच्छी पैसे मिल रहे थे, उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों को। अब टीचर छुपते छुपाते पढ़ा रहे हैं, बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं फिर छुपते छुपाते पढ़ा रहे हैं, वरना उनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल, है ना। अगर हम बरेली में रह के 50,000 1 लाख नहीं कमा रहे हैं, तो फिर हमारी डिग्री की, हमारी जो लोन लिया था, पापा ने 8 लाख रुपए का लोन लिया था, एजुकेशन लोन, वही निपटाने में हमारी किस्तें गई, तो हम भी तो उसको निपटाएंगे। तो वो टीचर्स को अपना घर भी तो पालना है। तो ये वजह है कि कोचिंग इंडस्ट्री जो तब भी डेवलप थी, अब भी डेवलप है, आगे भी डेवलप रहेगी। ठीक है। और कोचिंग में क्या होता है कि 1 to 1 होता है टॉक, मतलब बच्चा आ रहा है तो आपसे मिल रहा है, बैठ रहा है, बात कर रहा है। स्कूल में क्या 80-85 बच्चा बैठा हुआ, 25-35 मिनट्स का लेक्चर हो रहा। अब टीचर उसमें बच्चों को शांत करे, पढ़ाए, गर्मी में AC चलाने, AC लगा रखे हैं बहुत से स्कूल में, AC चलाते नहीं, बिल्कुल नहीं, ये चक्कर है सब। ओके। तो सर आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें की, कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में जाना, आपके स्टार के बारे में जाना। तो हमारे स्टूडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्टूडियो बहुत ही अच्छा स्टूडियो, मुझे तो आज बहुत ही खुशी हो रही है, मतलब मैं मुस्कुरा रहा हूँ अंदर ही अंदर। जैसे 3-8 मूवी में वो आमिर खान जी जो है वो मुस्कुरा रहे थे क्लास में, तो उनके सर ने पूछा आप क्यों खुश हो रहे हैं? बोले मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरा सपना था। वो नौकर था उनके घर का, आपको पता है, उनके घर का नौकर था, और वो उनका जो रेंच नौकर था, और जो उनका मालिक का बेटा था वो उसकी जगह पढ़ने आया था, पढ़ने बहुत अच्छा था। मेरे साथ में भी एक बच्चा, मेरा मिट्ठू था, आराध्या का छोटा भाई, वो इस टाइम IIT में, वो आराध्य मुझसे पढ़ता था 9th-10th क्लास में, उसका भाई था 5th क्लास में। मेरे पास आता था, सर मुझे 5th क्लास के क्वेश्चन बता दीजिए। उसने मैथ्स की बुक 5th क्लास की 1 महीने में ख़त्म कर ली। मैंने ख़त्म कर ली, टेस्ट दो, टेस्ट दे दिया। फिर बोला 6th की बुक,
सर खत्म कर ली, 7th की बुक सर खत्म कर दी, 8th की बुक सर खत्म कर दी, मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगा, तुझे नहीं पढ़ा जा रहा। वो खुद ही पढ़ लेता था, मैं उसे एक क्वेश्चन बताता था सब कर लेता। अब वो इस टाइम IIT में है, ठीक है, तो उसने तब से प्रैक्टिस कर रहा था, कोई उसने कोचिंग नहीं ली, कुछ नहीं करा, अपने आप हो गया। मेरा एक बच्चा देश दीपक गंगवार, वो 2 भाई थे, देश दीपक और एक कुलदीप। बच्चों अगर सुन रहे हो तो बुरा मत मानना। देश दीपक ने IIT से करा बीटेक और कुलदीप ने SRMS से बीटेक करा। दोनों को माइंड लेवल सेम था। देश दीपक को जो चीज़ समझ में आती थी वो समझ लेता था, जो चीज़ समझ में नहीं आती थी वो याद कर लेता था, डर की वजह से वो याद कर लेता था, और मुझे बिल्कुल वैसे ही वे ऑफ प्रेजेंटेशन लिख के दिखाता था। अब वो पिटता था कुलदीप, देश दीपक नहीं पिटता था। देश दीपक IIT से करने बाद मेटा फेसबुक में है और कई अच्छी अच्छी जगह है, मुझसे मना करता था मेरा नाम मत लिया करो, ना मेरे बारे में बताया करो। तो वो 60 लाख के पैकेज पे है। कुलदीप भी अपनी जगह बहुत अच्छा है, राममूर्ति का नया वो किसी में जॉब कर रहा है, मुझे नहीं पता, उससे मेरी बात नहीं होती ज़्यादा। देश का मेरे पास फ़ोन आया देश दीपक का कि सर मुझे आपके यहाँ पढ़ाना है, मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो मैंने कहा आजा बेटा पढ़ा ले। तो ठीक, ये अब वो इस टाइम मेटा में है। और मेरा एक स्टूडेंट HPCL में है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में, उसने गेट क्वालिफाई किया, मैकेनिकल में बैग थी उसकी, आई बैग निकलवाई, और पता नहीं अपने आप ही निकल गई बैग उसकी, मैं थोड़ा बताया उसे, कहता सर आप से बैग निकली। एक बच्चा और था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बच्चा पढ़ने आया, उसके फादर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उसकी भी वो वहाँ लक्ष्यपाल में पढ़ा रहा था। आगे उसने पैर छुए, बोला सर मैं लक्ष्यपाल में पढ़ा रहा हूँ। मैंने अरे वाह बहुत बढ़िया, लक्ष्यपाल बहादुर में। उसने मुझे गिफ्ट दिया, मैंने कहा अच्छा, उसने मुझे गिफ्ट बैग भी दिया, ट्रैवलिंग बैग दिया था, वो बहुत अच्छी जगह पे है। तो ये सारे बच्चे रहे हमारे। और एक प्रांजल को मैंने ही बुलाया था, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर में है, 22-25 लाख का पैकेज है, और वो अपना एक अच्छा काम भी कर रहा है। डॉग्स को वो देखता है, डॉग्स वगैरह जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको उसने वो रिहेबिलिटेट करता है। तो मेरे बहुत सारे जिम्नीज हैं। नेक्स्ट टाइम अभय जी मैं आपके अपने बच्चों से मुलाकात करूँगा, बिल्कुल, अगर बच्चों को टाइम होगा तो। बच्चे आना चाहते नहीं हैं। एक पवन गंगवार है, वो आर्मी में है, हमसे 12th पढ़ा था, है कुशाग्र है जो नीट क्वालिफाई कर लिया है, MBBS कर रहा है, एम्स दिल्ली से कर रहा है, उसको बुलाएंगे, है ना। तो अपने सारे बच्चों को लेके आएंगे आपके स्टूडियो। तो मैं 10 आउट ऑफ 10 नंबर देना चाहूँ, 11 भी दे सकते हैं, 10 आउट ऑफ 11 नंबर दे सकते हैं आपके स्टूडियो को। बहुत ही खुशी हो रही है अंदर से, मुझे यहाँ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा, बहुत मजा आया। थैंक यू सर, आपने हमारे टाइम दिया। आपने भी टाइम दिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। चलिए अभय जी फिर मुलाकात करें। अच्छा।